गांव राजपुरा की गलियां पुरानी थी, लेकिन कुछ जज्बात वहां अब भी नए थे। दबी आग की तरह जो धुआं बनकर आकाश में नहीं उड़ती, सिर्फ भीतर ही भीतर दम घोंटती है। कमला उम्र कोई 30 से 32 की रही होगी। कद ऐसा नहीं कि कोई देखे तो रुक जाए, लेकिन आंखें उनकी गहराई में कुछ था, जैसे किसी कुएं में पत्थर फेंको तो आवाज ही ना लौटे। कमला की शादी हुए 9 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन ठीक भी तो एक घुटन होती है अगर उसमें प्रेम ना हो, स्पर्श ना हो, सुनवाई ना हो। उसकी रातें अब सिर्फ करवटें थीं और सुबहें सिर्फ रोटियों की गिनती। भीतर कुछ था जो आवाज देना चाहता था, शायद प्रेम, शायद विद्रोह, शायद बस किसी का कोमल स्पर्श। विनोद गांव के स्कूल में चपरासी था और गांव के लोगों में सीधा सच्चा आदमी माना जाता था। उसके भीतर का आदमी धीरे धीरे कर्तव्य और सामाजिक मर्यादा में ऐसा ढल गया कि पति से ज्यादा संस्कारों का प्रहरी बन गया। शादी को वो समझौता मान चुका था। उसके मन में काम इच्छा थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। कमला की आंखों में जब वो देखता तो जैसे उसे डर लगता कि कहीं वो कुछ मांग न ले जो वो दे न सके। इसीलिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना, चुप्पी। और वो चुप्पी अब कमला की चीख बन चुकी थी। आरव शहर से पढ़ा लिखा, युवा और स्वभाव से सौम्य, वो कमला की नब्ज को जानता था। डॉक्टर था, लेकिन जब कमला को देखकर उसकी आंखें रुक जाती तो खुद को भी समझ नहीं आता कि वो जांच कर रहा है या महसूस। कमला उसके लिए कोई रोगी नहीं थी, वो एक भूली हुई किताब थी जिसे वो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पन्ने सुनामी में भीगे हुए थे। क्या ये आकर्षण है या सिर्फ करुणा? क्या मैं डॉक्टर के रूप में मदद कर रहा हूँ या एक आदमी के रूप में जुड़ रहा हूँ? इन सवालों में आरव हर रात उलझता। वो समझता था कि एक सीमा है जो न पार करनी चाहिए, लेकिन कमला की खामोश आंखें हर मुलाकात में वो सीमा मिटा देती थीं। तीनों के भीतर कोई धधकता हुआ टुकड़ा था। कमला जो छूना चाहती थी लेकिन डरती थी। विनोद जो छुपा रहा था क्योंकि उसे शर्म आती थी। आरव जो रोक रहा था क्योंकि उसे भ्रम था कि मदद और मोहब्बत में फर्क होता है। तीनों जी रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह जीवित नहीं था। और यही अधूरी आग धीरे धीरे धुआं बनकर पूरे राजपुरा को ढकने वाली थी। राजपुरा वो गांव जहां हर चौपाल पर खबरें नहीं, फैसले सुना दिए जाते थे, जहां औरत की खामोशी संस्कार थी और उसकी आवाज बदचलनी। राजपुरा का हर घर ईंट से नहीं, नजरों से बना था। हर दीवार के उस पार एक औरत थी, कोई सास, कोई पड़ोसन, कोई और, जो कमला की चुप्पियों को भी गुनाह समझती थी। कमला जब आंगन में अकेली बैठती या देर तक कुएं के पास रुक जाती तो कुछ आंखें घूरती थीं और कुछ जुबानें फुसफुसाने लगती। विनोद की बीवी जरा सी तेज चलती है, कहते हैं डॉक्टर से कुछ ज्यादा बात करती है, औरत है, घर संभालना चाहिए। मोहब्बत की तलब शहरों में अच्छी लगती है। गांव की औरतें खुद भी जली हुई राख थीं, लेकिन किसी और की आग जलती देख उनकी आंखों में धुआं भर आता था। गांव का प्राचीन शिव मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, वहां दिन के उजाले में पंचायत बैठती थी और रात के अंधेरे में पाखंड। औरतें ज्यादा पढ़ जाएं तो जुबान भी खुल जाती है। पति की सेवा करना ही उनका धर्म है। पलट कर बात करे तो ये तो आजकल के फैशन है। विनोद हर शनिवार मंदिर में जाकर माथा टेकता था, लेकिन पत्नी की आंखों में झांकने की हिम्मत अब भी नहीं जुटा पाया था। पंचायत के लिए कमला कोई इंसान नहीं, एक प्रतीक थी। उदंड स्त्री जो अगर बोल उठी तो गांव की औरतों में विद्रोह पैदा कर सकती थी। उनकी हंसी गूंजती नहीं थी, चुभती थी। पड़ोस ने कमला से हंसकर बात करती और फिर उसकी पीठ पीछे उसके चाल ढाल, कपड़े और आवाज के मायने गढ़ देती थी। अकेले अस्पताल क्यों जाती है? कहते हैं डॉक्टर मुसलमान है। बड़ी तेजी से नब्ज पकड़ता है वो। डॉक्टर आरव का नाम आते ही कई लोगों की भौहें सिकुड़ जाती थी। शहर से पढ़ा लिखा, साफ कपड़े, सीधे बात करने वाला और सबसे बड़ी बात, मुसलमान। हमें क्या जरूरत मुसलमानी दवाई की? जैसे कोई मर्ज नहीं, वैसे ही कोई इलाज नहीं चाहिए। डॉक्टर का पेशा सेवा का था, लेकिन गांव में उसे देखा जाता था जैसे कोई बाहर से आया झर। कमला जब डॉक्टर से मिलती तो ये मुलाकात इलाज से ज्यादा एक बदनामी का बीज बनती जा रही थी। हर सवाल, हर बात, हर फुसफुसाहट अब कमला के मन में सुई की तरह चुभती थी, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्की सी चिंगारी उठने लगी थी। वो जानती थी, यह आग अगर आज नहीं जली तो मैं उम्र भर धुएं में ही घुटती रहूंगी। राजपुरा की छोटी सी डिस्पेंसरी, बाहर धूल, गर्मी और सन्नाटा, और भीतर एक मेज, दवाइयों की खुशबू और 2 लोग। एक डॉक्टर जो हर मर्ज समझ लेता है और एक औरत जिसके अंदर कोई और ही बीमारी पल रही थी, नाम न होने वाली पर बेहद गहरी। कमला आती थी दवाई लेने, पर दवाइयों से ज्यादा वो उसकी बातें सुनती थी। आरव की आवाज में न कोई झिझक थी, न कोई लालसा, बस एक ऐसी सहानुभूति थी जो धीरे धीरे सांस बनकर कमला के भीतर घुलने लगी। कमला अब हर तीसरे दिन किसी न किसी बहाने आ जाती, कभी सिरदर्द, कभी कमजोरी, कभी बस यूं ही। विनोद को फर्क नहीं पड़ता था, और यही फर्क कमला के अंदर एक सवाल बनकर उग आया था। क्या मुझे किसी का इंतजार करना चाहिए या किसी को महसूस करना ज्यादा जरूरी है?
एक दिन डॉक्टर उसकी नब्ज देख रहा था। हाथ उसकी कलाई पर था, लेकिन कमला को लगा जैसे कोई उसके दिल की धड़कनों से बात कर रहा हो। दोनों की नजरें मिली, कोई मुस्कान नहीं, कोई बात नहीं, बस एक मौन जो कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है और मैं वही हूँ जो तुम्हें खुद से मिलवाएगा। कमला अब हर रात खिड़की के पास बैठती। बाहर अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन मन में आरव की आंखें झिलमिलाती थी। डॉक्टर भी अब कुछ ज्यादा रुकता था जब कमला आती। कभी चाय की पेशकश करता, कभी कोई किताब दिखा देता और फिर कुछ नहीं कहता। जो बातें नहीं होती वहीं सबसे ज्यादा सुनी जाती हैं। गांव के छोर पर एक मिट्टी का घर, जहां कमला हर सुबह तुलसी में पानी डालती थी और विनोद बस खाट पर बैठकर बीड़ी सुलगाता था। कमला की आंखों में कोई और झलक आने लगी थी। वो कम बोलती, लेकिन जब भी बोलती शब्दों से ज्यादा मौन चुभता था। एक शाम कमला ने बिना पूछे डॉक्टर की दी हुई कोई दवा ली। विनोद ने देखा और बस यूं ही पूछ लिया, कहां से लाई ये गोली? कमला ने कहा बड़ी सहजता से, डॉक्टर साहब ने दी है, पीएचसी से। विनोद कुछ नहीं बोला, पर उसकी बीड़ी का कश उस दिन कुछ तेज और गहरा था। विनोद को डॉक्टर की कोई बात बुरी नहीं लगी थी, पर उसका अपना ना होना बहुत बुरा लग रहा था। कमला अब उससे सवाल नहीं करती, न ज्यादा बात करती, न वो मांगती थी, न वो झगड़ती थी, और यही सबसे बड़ा झगड़ा था। एक दिन वो अकेले में बड़बड़ाया, औरत अगर चुप हो जाए तो मर्द के अंदर कोई चोर जाग जाता है। गांव की एक औरत, बड़बोली चाची, एक दिन हंसते हुए बोली, कमला तो अब डॉक्टर के साथ कुछ ज्यादा ही उठती बैठती है, बड़ी सेहत की चिंता होने लगी है उसे। विनोद मुस्कुराया नहीं, उसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसकी हथेली जिसमें उसने पकड़ी हुई रस्सी थी कस गई। उस रात जब कमला घर लौटी, विनोद पहले से घर पर था। अंधेरा, लाइट नहीं थी। कमला ने धीमे से पूछा, अरे आज जल्दी आ गए? कोई जवाब नहीं आया। कमला ने जैसे ही दिया जलाया, विनोद की आंखें सीधी उस पर टिकी थीं और फिर एक ठंडी पर कांपती हुई आवाज आई, तेरी दवा अब मैं लाया करूंगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। कमला ने कुछ कहने की कोशिश की, पर विनोद ने बात बीच में ही काट दी, ज्यादा समझदार मत बन, तेरी हद अभी बाकी है। उस रात कमला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गई, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, क्योंकि वो अब टूटी नहीं थी, वो अब भीतर से सख्त हो रही थी। विनोद के अंदर का डर, कमला की चुप्पी और गांव की जुबान, अब तीनों एक साथ धधकने को तैयार हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां कमला, जो अब तक चुप रही थी, धीरे धीरे अपने भीतर उठते विद्रोह को महसूस करना शुरू करती है। पर यह कोई तात्कालिक चीख नहीं होती, बल्कि भीतर पलता हुआ एक धीमा ज्वालामुखी, जो इशारों, खामोशी और अंततः निर्णयों में प्रकट होता है। कमला ने अब विनोद से लड़ना छोड़ दिया था। वो अब सुबह जल्दी उठती, आंगन बुहारती और दूर देखती रहती, जैसे किसी अनदेखी राह को ताक रही हो। गांव की औरतें सोचती, कितनी सीधी है कमला, पर उसकी आंखों में एक नई जुबान उगाई थी जो सिर्फ वो समझती थी, और शायद डॉक्टर आरव कभी कुछ ज्यादा नहीं बोलता था, पर उसके लहजे में कोई हक नहीं होता था, सिर्फ सम्मान होता। जब वो कहता, कमला ये दवाई रात को खाना खाने के बाद लीजिए और कोशिश कीजिए थोड़ा आराम करें, तो कमला को लगता जैसे कोई पहली बार उसकी इंसान के रूप में चिंता कर रहा हो, न कि किसी पत्नी या औरत के रूप में। घर लौटते समय वो फिर से वही कमला बन जाती, जो तुलसी को जल देती, दोपहर में रोटियां बेलती और रात में बिना शिकायत के चारपाई पर करवट बदलती। पर अब उसके अंदर एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या सिर्फ रोटियां बेलना ही मेरा धर्म है, या मेरा भी कोई मन है जिसे मैंने सालों से चुप कराया? एक रात जब विनोद बिना वजह उस पर चिल्लाया, सिर्फ इसलिए कि उसकी रोटियों में नमक थोड़ा कम था, तो कमला ने देखा, उसका हाथ हवा में उठा, लेकिन वो रुका। कमला डरी नहीं, पर उसकी आंखें अब भीगने की बजाय जल रही थीं। और उसी रात कमला ने पहली बार खुद से कहा, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगी तो ये आग मेरी आत्मा को राख कर देगी। कमला ने एक रात कागज निकाला और डॉक्टर के नाम एक चिट्ठी लिखी, आरव जी, आपसे मिलकर पहली बार लगा कि मेरे मन में भी कोई जिंदा चीज है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस ये जानना चाहती हूँ, क्या एक औरत को भी जीने का हक है? वो चिट्ठी उसने कभी भेजी नहीं, पर उस रात से कमला ने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया। अब कमला की चाल बदल गई थी। वो अब धीमे नहीं चलती थी, वो ठहर कर देखती थी। राजपुरा का गांव जितना शांत दिखता था, उसके कान उतने ही तेज थे। किसी ने कमला को डॉक्टर की दवाइयां लेते देखा, किसी ने दोपहर की वो 1 मिनट की बातचीत देखी, और किसी को तो बस सुना कि कमला अब पहले जैसी नहीं रही। बस इतना ही काफी था एक औरत को बदनाम करने के लिए। अब कमला के घर के सामने से गुजरती औरतें रुककर नहीं मुस्कुराती थीं, बल्कि सिर झुकाकर कुछ कानों में कहती और आगे बढ़ जाती। डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही इलाज चल रहा है लगता है। विनोद बेचारा पता नहीं क्या भुगत रहा होगा। कमला जैसी औरतों से ही गांव की लड़कियां बिगड़ती हैं। कमला सब सुनती थी, मगर अब उसके आंसू नहीं गिरते थे, वो सिर्फ भीतर सुलगती थी। वो जानती थी अब गांव से नहीं जला रहा,
बल्कि वो खुद को आग में उतार रही है, देखने के लिए क्या मैं राख होती हूँ या अंगारा बनती हूँ। गांव का चौक भरा था, पुरुष बैठे थे, महिलाएं परछाइयों में थीं। कमला अकेली खड़ी थी, एक पत्थर की तरह। मुखिया ने पूछा, तू डॉक्टर के पास क्यों जाती है बार बार और बिना मर्द के? कमला ने पहली बार सिर ऊंचा करके जवाब दिया, क्योंकि मेरा शरीर बीमार था और मेरा मन उससे भी ज्यादा। किसी ने कहा, तेरा मतलब तू अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी और मर्द के पास जाती है। औरत को शर्म शोभा देती है कमला। कमला ने देखा, उन चेहरों में कई ऐसे थे जो रात को किसी और औरत का दरवाजा खटखटाते थे। कमला ने आगे बढ़कर पंचायत की भीड़ को देखा और कहा, शर्म औरत के हिस्से में ही क्यों आती है? जब मर्द अपनी बीवी की रोटियों में स्वाद ढूंढता है पर उसके मन की भूख को नहीं समझता, तब वो क्या पवित्र रहता है। मुखिया जी की मौत हो गई जहर से। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले शक गया कमला पर। विनोद गवाही देने खड़ा हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा, कमला ने उन्हें चाय दी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुमने मारा? कमला ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ वो किया जो एक औरत को सदियों से सिखाया गया है, खामोशी से जहर पीना। पर इस बार मैंने वो जहर लौटा दिया। डॉक्टर आरव सामने आया और एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें मुखिया और विनोद मिलकर कमला को गांव से निकालने और बदनाम करने की योजना बना रहे थे। विनोद का चेहरा पीला पड़ गया। कमला को बरी कर दिया गया। विनोद को गांव की पंचायत से निकाला गया। डॉक्टर ने गांव छोड़ दिया, पर कमला रुकी। अब वो गांव की पहली औरत बनी जिसने खुद स्कूल शुरू किया, जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता था कि उनका शरीर सिर्फ शर्म की चीज नहीं बल्कि सम्मान का अधिकार भी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और धुएं के पीछे छुपी चिंगारी के साथ, क्योंकि कहानियां बदलती हैं जब कोई उन्हें सच की तरह सुनता है। जय हिंद।